हाँ दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अब जो ये एविडेंस एक्ट के हैं, एक धारा 1 से 4 जो पिछली वीडियो में पढ़ी थी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो लगभग 80 जो है प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। बाकी आगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका फिर से अपन वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्नों को हल करेंगे। फिर बाद में एक वीडियो पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 के लागू होने की तारीख कौन सी है? तो 1 सितंबर 1872 सही आंसर है, क्योंकि 1 सितंबर 1872 को ही ये लागू हुआ था। इतनी जगह पर जहाँ जहाँ ये लिखा है यहाँ यहाँ इन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ इसका सही हो जाएगा। नंबर आता है 2, भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 कब प्रवत्त हुआ? तो लागू होना या प्रवत्त होना एक ही बात है, तो 1 सितंबर 1872 जो है यहाँ पे भी सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आता है 3, भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था। अधिनियमित हुआ था मतलब बना था। कब इसको स्वीकृति प्राप्त हुई? 15 मार्च 1872 को ये बना था। उस समय गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली थी, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति नहीं होता था 1872 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, भारतीय साक्षरता अधिनियम लागू नहीं होता है। काय पर लागू नहीं होता है? तो पहला है न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर। तो दोनों पर ही लागू नहीं होता है। न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऊपर के दोनों पे ही लागू नहीं होता, क्योंकि परिभाषा में हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू होता है, किस किस पे लागू होता है? ठीक है, तो ये होता है किसी न्यायालय में या उसके समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों में। यही ऑप्शन सही है, क्योंकि शपथ पत्रों में लागू नहीं होता है, मध्यस्थ की समक्ष कार्रवाई में लागू नहीं होता। ये तीसरा ऑप्शन अपने आप नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है कि न्यायिक कार्रवाइयों में जो है लागू होता है। ठीक है, आता है प्रश्न नंबर 6, भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 लागू होता है। अब ये बताना है कि लागू होता है, तो मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर तो होता नहीं है, विभागीय कार्रवाई पे भी नहीं होता है। ठीक है, जब इन पर नहीं होता है तो उपरोक्त सभी भी आंसर भी नहीं आएगा। तो सी नंबर न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाई में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट इज द स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला आता है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, आपको प्रश्न हल करते समय ये जरूर ध्यान देना है कि सही है या सही नहीं है। इस नहीं की वजह से या गलत की वजह से या लिखा कौन सा गलत है, तो कौन सा कथन सही नहीं है मतलब अपन को गलत ढूंढना है, और हम पहला ही ऑप्शन देख के जो सही होता है उसमें टिक कर देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। तो नेगेटिव चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न आप गलत करेंगे, 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब गलत बताना है, यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा। ठीक है, कुछ सुना या देखा एक तथ्य है, ये सही है, ये आंसर नहीं होगा अपना। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यही भी एक तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, यही तथ्य नहीं है। तो यही ऑप्शन गलत हो है, मतलब यही सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ख्याति भी एक तथ्य वहाँ पर लिखा है, अपन ने पढ़ा है, और राज तथ्य है ही। ठीक है, ये चारों तथ्य, लेकिन इसमें क्या ले, यह तथ्य नहीं है, मतलब ये गलत आंसर है, और गलत ही हमें इसमें ढूंढना था, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी सही है इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 9, साक्षरता अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मैन ने तैयार किया था। अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। तो यही सही है, बी नंबर का ऑप्शन इन्हीं ने जो है तैयार किया था। ठीक है, अगला है भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। तो यह एक जो है प्रक्रिया विधि है, बी ऑप्शन इसका जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 का आधार माना गया है? उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया है, उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई है, उस स्थान की विधि को जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढा है, उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्रवाइयाँ की जानी है। तो ये लेक्स 4 ये जहाँ कार्रवाइयाँ की जानी है, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वहाँ की जो स्थानीय विधि है उससे जो है ये इफेक्टेड होगा। ये डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही मतलब होता है लेक्स 4 का, और यह लेक्स 4 है। ठीक है दोस्तों, तो साक्षरता अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ये तो अपन ने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया अपन ने, ये 11 भी पढ़ लिया। अब आना है अपन को
अगले पे 12 पे सही उत्तर इंगित कीजिए। अपन को सही उत्तर इंगित करना है तो साक्ष्य विधि है, लेक्स फोरी है, अभी अपन ने पढ़ा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साक्ष्य की विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है, हाँ बिल्कुल रखती है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य का के अनुसार है, क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। ठीक है, ये क्योंकि वहाँ पे वर्डिंग है, ये वर्डिंग है वहाँ पे लिखा हुआ उद्देश्य में। ठीक है, इस तरीके से बी ऑप्शन अपना इसका सही हो जाएगा। अगला है 15, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ठीक है, साक्ष्य के विधिक नियम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अपन देखेंगे जो है प्रश्न नंबर अगला, जिसका नंबर है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है प्रश्न नंबर आपसी अवमानना की कार्यवाही पे, क्योंकि एक न्यायिक कार्यवाही मध्यस्थ की कार्यवाही पे लागू नहीं होता है, प्रशासनिक अभिकरण की कार्यवाही पर भी यह जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। तो 167 धाराएं एवं 11 अध्याय हैं। ठीक है, अगला है द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल्स, नहीं गलत है ये, एफिडेविट्स। ठीक है, एफिडेविट्स प्रेसिडेंट टू एनी कोर्ट ऑफ ऑफिसर, ये भी गलत है, प्रोसीडिंग बिफोर एन आर तीनों में लागू नहीं होता, तो नॉन ऑफ दी, जिसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अपन पढ़ेंगे अब प्रश्न नंबर 19, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। तो अपन को क्या करना है, इसमें गलत कथन जो है चुनने हैं, गलत बताना है, सही नहीं बताने हैं। ठीक है, जो सही होगा वो गलत माना जाएगा और जो गलत है वो सही माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, ये सही है, मतलब ये गलत माना जाएगा हमारी दृष्टि में। ठीक है, मतलब इसको अपन ऑप्शन में सही में नहीं लाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये अपना जो है ये सही है। ठीक है, ये सही है क्योंकि वो लागू नहीं होता है। ठीक है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी जो है गलत है, इसलिए सही है, ये गलत है इसलिए सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन जे गलत है, जे गलत है, जे गलत है, केवल जे सही है, इसलिए अपन को गलत आंसर ढूंढने थे, इसलिए 2, 3 और 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हैं और हम गलत ही ऑप्शन ढूंढने, तो 3 गलत हैं इसमें। ठीक है, ये गलत तरीके से लिखे गए हैं, केवल ये सही लिखा गया है, इसलिए 2, 3 और 4 वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न नंबर 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत आता है न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ठीक है, मध्यस्थ और साक्ष्य देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर देखो फिर से चूंकि अपन ये नहीं आते हैं, देखना है अपन को कि नहीं आते, ये देखना है कौन इस परिभाषा में नहीं आता है, तो मध्यस्थ इस परिभाषा में नहीं आता, इसलिए सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 परिभाषा न्यायालय के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे सावधानी से करना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर आपको तो होना स्वाभाविक है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है न्यायालय में। ठीक है, तो विभाजक ये मध्यस्थ शामिल नहीं है, बाकी ये सब जो है न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, अगला है अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, तो न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित हैं, यही बात गलत है, क्योंकि न्यायालय मध्यस्थ सम्मिलित नहीं है, लापरवाही के लिए दस्तावेज है। ठीक है, तथ्य न केवल भौतिक तथा अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य भी सम्मिलित हैं, ये भी सही बात है। और ठीक है, ये भी सही बात है, केवल बी ऑप्शन गलत है, इसलिए यही सही है, क्योंकि गलत ऑप्शन हमें चुनना था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। तो ठीक है, जो न्यायालय है, दस्तावेज है, संस्वीकृति है, ठीक है, साक्ष्य है, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे, तो संस्वीकृति इसमें परिभाषित नहीं है, ये धारा 24 से 30 में परिभाषित है, इसलिए न्यायालय, साक्ष्य और दस्तावेज तीनों सही हैं। ठीक है, और हम नहीं है इसलिए गलत ऑप्शन चुनना था, तो डी ऑप्शन हमारा सही है।
दोस्तों जहाँ कन्फ्यूजन हो, अगर कोई गलत आंसर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे बता देना, मैं यहाँ पर करेक्शन कर दूंगा, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है। एविडेंस जैसा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन हर दिमाग में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? हरि ने देखा, रामू ने झूठ देखा, मोहन ने देखा, ये सभी तथ्य, इसलिए डी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ठीक है, आता है 25। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? सोहन ने एक गाय देखी। ठीक है, मोहन ने सोहन से जाने को कहा, शीतल की बड़ी इज्जत है। ठीक है, तो ये सभी जो है साक्ष्य तथ्य हैं। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न नंबर जो है 26। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है, तथ्य है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला 27। ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, क्या है? यह भी एक जो है तथ्य है। ठीक है, अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य विधि रूप से सुसंगत होना चाहिए। कैसे? विधिक रूप से, तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, गलत है। देखिए तार्किक, ये भी गलत है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। पहला नंबर का जो है चाहिए, क्योंकि विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है, इस कूट को मत पढ़िए आप, यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको बाद में कूट के जो कूट आते हैं जिनमें, मैं उनको अलग से जो है बता दूंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो बोर हो सकते हैं आप। प्रश्न नंबर आता है 30। का पर का की हत्या का आरोप है, उसके बचाव में निम्नलिखित कौन से विवादक तथ्य हो सकते हैं? का ने खा की हत्या की, बिल्कुल विवादक है। का एक ईमानदार व्यक्ति है, ये विवादक नहीं है। का और खा से गंभीर अचानक प्रकोपन मिला, ये भी विवादक तथ्य है। का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 और 3 विवादक तथ्य हैं हत्या में, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही है। अगला है 31 नंबर का। ठीक है, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। ठीक है, विवादक तथ्य कहा जाता है। अगला आता है आपका प्रश्न नंबर है 32। एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, यह एक तथ्य है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला 33। अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह भी एक क्या है? तथ्य है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। का ने अमुक प्रकार से कार्य किया, यह एक तथ्य बिल्कुल सही है। ये बाल सद्भाव और पूर्वक कार्य किया, तथ्य ये भी सही है। का किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तथ्य नहीं है, तो यही गलत है, क्योंकि ये भी सही है। का किसी विषय में अमुक राय रखता है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, क्योंकि हमें गलत बताना था, और सी जो है इसका। अगला है प्रश्न नंबर 35। निम्न में से कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? साक्ष्य के विधिक नियम ही सम्मिलित होते हैं, कोई तार्किक फार्किक नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 36 नंबर का प्रश्न। हम यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये तथ्य जिन्हें किसी बाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है, दूसरे पक्षकार द्वारा इनकार या मना किया जाता है, कहलाते हैं विवादक तथ्य कहलाते हैं। परिभाषा ही, या तो जिन्हें परोसा जाता था अभिकथित किया जाता है, या दूसरा जिनसे इनकार करता है वो विवादक होते हैं। ठीक है, अगर स्वीकार कर लेगा सामने वाला का तो विवाद ही उत्पन्न नहीं होगा, क्या विवादक तथ्य। लेकिन जब एक कहता है कि ऐसा है, दूसरा कहता है नहीं, तो वहाँ पर ही ये विवादक तथ्य जो है बन जाता है। का पर खा की मृत्यु का आरोप है, उसके बचाव में निम्न तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य विवादक तथ्य नहीं हो सकता है? कौन सा विवादक तथ्य नहीं होगा? ठीक है, तो ये का ने खा की मृत्यु का करने के अभिप्राय से उस पर वार किया, ये तो विवादक होगा। ठीक है, इस पर तो चर्चा होगी कि उसने किया कि नहीं किया। खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, ये गलत ऑप्शन है, और यही सही है हमारा बी नंबर का ऑप्शन। ठीक, का ने का को उकसाया, ये भी विवादक बनेगा। और 12 साल से कम की आयु का था, ये भी विवादक रहेगा। इन सब चीज़ें विचार होगा, लेकिन पढ़ा लिखा था या नहीं था इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अगला है 38। बाकी हत्या का अभियुक्त है, विचार निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे यह है कि सी ऑप्शन सही है। एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था, क्योंकि चरित्र से कोई मतलब नहीं होता है कानून में। आने बाकी मृत्यु कारक की ये भी है, कारक करने का आशय था, ये भी विवादक तथ्य है। और अचानक और गंभीर प्रकोपन मिला था, ये भी अचानक तथ्य। इन सबको जब अभी IPC पढ़ेंगे अपन तो सारी चीज़ें ये आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं प्रश्न
प्रश्न नंबर 39, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को बिना तिथि ठीक किस तिथि में शामिल किया गया है? 17 अक्टूबर 2000 को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल किए गए हैं, क्योंकि 2000 में ये हमारा जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मतलब लागू हुआ था, तभी से ये भी जो है चल रहा है। ठीक है, अगला आता है न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र, तो साक्ष्य नहीं है, ये साक्ष्य में नहीं आता है। ठीक है, केवल सिविल प्रक्रिया में अगर उसको एक अलग से घोषित करे तब ये आता है, वर्णन न्यायिक कार्रवाई में तो नहीं आता है क्रिमिनल में। ठीक है, इसके बाद आता है 41 नंबर का प्रश्न, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है हलफनामा को। ठीक है, अगर इसका अपन ये पढ़ लेते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में शपथ पत्र साक्ष्य नहीं होता है, ये परिभाषा में लिखा है। इसे साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता है जब तक कि न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी विशिष्ट विषयों को ऐसे शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाने का आदेश ना दिया हो। ठीक है, ये फेडरल इंडियन एश्वर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज, ठीक है, आनंद राव का ये केस है। शपथ पत्र का उपयोग साक्ष्य के रूप में तभी किया जा सकता है जब पर्याप्त कारणों से न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 19 के अंतर्गत एक आदेश पारित करे। अलग से 1900 जो आदेश है 19 के अंतर्गत अलग से एक आदेश पारित करे। सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश होते हैं दोस्तों, ठीक है, धाराएं भी होती हैं, आदेश भी होते हैं। तो आर्डर 19 के अंतर्गत कोई आदेश पारित करे तब हलफनामा वहाँ पे रिलेवेंट हो सकता है, उसका साक्ष्य दिया सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लेना। ठीक है, अगला दस्तावेज है, कौन सा दस्तावेज है? उपहासांकन क्या होता है? व्यंग्य चित्र जो कार्टून होते हैं वो भी एक दस्तावेज है। मुद्रित शिला मुद्रित या फोटो चित्र भी दस्तावेज हैं, शब्द भी दस्तावेज हैं। ठीक है, फोटो चित्र शब्द, मानचित्र शिला पर उत्कीर्ण ये भी है, ये मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, सारे के सारे दस्तावेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? ठीक है, तो मौखिक साक्ष्य दस्तावेज नहीं है, बाकी मानचित्र भी है, धातु पट्ट भी है और ये फोटो चित्रित, ये सब कुछ क्या है? दस्तावेज है। इसके बाद अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है? ठीक है, तो उपहासांकन दस्तावेज है, बाकी ये तीनों दस्तावेज नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन दस्तावेज नहीं है? किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा लेखन, ये दस्तावेज है। एक फोटोग्राफ दस्तावेज है। किसी मोबाइल कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट, ठीक है, ये भी दस्तावेज है। किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ये दस्तावेज नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं? एक मानचित्र दस्तावेज है, शिला मुद्रित दस्तावेज है, शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, उत्कीर्ण लेख धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारक करने के लिए किया गया, ये दस्तावेज नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला आता है 47। ठीक है दोस्तों, 47 को अपन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है? तो टेलीफोन वार्ता नहीं आती है, बाकी लेख मानचित्र फोटो चित्र शब्द सभी आते हैं। धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या है? एक जो है दस्तावेज है। ठीक है, MP सिविल जज में भी आया, छत्तीसगढ़ CJ में भी आया है। ठीक है, निम्नलिखित में निरीक्षण के लिए प्रयुक्त दस्तावेजों में शामिल हैं, कौन कौन दस्तावेज में शामिल हैं? एक लिखित है, ठीक है, लिखित और लेख में अंतर है। ठीक है, एक उपहासांकन, ठीक है, उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, शिला पर उत्कीर्ण, तो ये चारों के चारों हैं और सी ऑप्शन इसका सही है। ABCD 1 2 3 4 सभी जो है दस्तावेज हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे सबूत नहीं माना जाता? शपथ पत्र गवाहों के, तो शपथ पत्र को सबूत नहीं माना जाता, बाकी ये सब माने जाते हैं। ठीक है, अगला आता है 51 पे अपन जो है आ जाते हैं। 80 है, थोड़ा और रह गया है। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा कितने दी है? तो सामान्य ने यह परिभाषा दी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य मानी जाएगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये। ठीक है, 53, एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। चिन्ह भी आते हैं दस्तावेज में, तो यह क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य
किया जाएगा, उसी में साबित किया जाएगा, क्योंकि चिन्ह भी जो है क्या आते हैं, दस्तावेज में आते हैं। ठीक है। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कि जो सीसीटीवी की फुटेज होती है यह एक उत्तम साक्ष्य होती है। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी यानी एफआईआर ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसने एफआईआर को बनाया है, इस्तेमाल जिसने की है, ठीक है, जिसने निर्माण किया है, ठीक है, उसके समर्थन के लिए, उसकी संपुष्टि के लिए जो मामला है केवल उसका इस्तेमाल किया जाएगा और खंडन के लिए। बाकी अपने आप में कोई एफआईआर साक्ष्य नहीं होती है। केवल एफआईआर के माध्यम से किसी को सजा नहीं सकती, पूरी ट्रायल होगी, जब उसकी पुष्टि होगी तभी वो कोई काम की होती। तो सी मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य में ये जो है सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उसमें ये कहा गया है। ठीक है। 56 आता है। ठीक है। 56 क्या है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संदर्भ में जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। परिस्थितियाँ प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना में अनुरूप होने चाहिए तथा निर्दोषता के अनुरूप परिस्थितियों जो है कोई एक नैतिक निश्चितता एक तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति की दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। तो ये जो है बी नंबर सही है, क्योंकि 1, 2 और 4 इसके सही है, 3 नंबर सही नहीं है। तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य जब कोई मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होती है, किसी ने घटना नहीं देखी है, तब परिस्थितियाँ क्या थी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पे जो है फैसला होता है। तो इसमें कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है। इससे कुछ परिस्थितियों से कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। ठीक है। ये मानना चाहिए कि किसी और व्यक्ति ने ये काम, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अलावा किसी और ने नहीं किया होगा। ठीक है। ये चौथा नंबर बताता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें होना चाहिए। 5 सिद्धांत है, 5 में से यहाँ पर 3 लिखे हैं, ये तीनों जो है सही है। ठीक है। अगला आता है, अगला प्रश्न हम जो है यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न नंबर है आपका 57। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नींव के रूप में है। ठीक है। निष्कर्ष जो है एक नींव के रूप में, प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ए और बी दोनों प्रसक्त। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में जो है निष्कर्ष बहुत ही आवश्यक है। आखिर निष्कर्ष क्या निकाला कि कैसे ये अपराध हुआ, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी तो है नहीं, कोई देखने वाला तो है नहीं ये क्या हुआ, तो वहाँ पर निष्कर्ष बहुत आवश्यक होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, तो काय का नहीं करता है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का अलग से स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं करता। बाकी मौखिक द्वितीयक दस्तावेजी तो बहुत बड़ा बताता है, अपन आगे इसको पढ़ेंगे। गलत उत्तर बताइए, गलत उत्तर बताना है, तो जो गलत होगा वही सही होगा इसमें। ठीक है। प्रत्यक्ष साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष होता है, प्राथमिक द्वितीयक होता है, मौखिक और दस्तावेजी होता है, लेकिन प्रक्रियात्मक और सारवान नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है। अगला है, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा है, पुष्पा देवी एम जाड़िया बनाम एम एल वाधवा के केस में कहा है कि अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि वह अन्यथा, मतलब किसी भी धारा में जो है सुसंगत है, तब ऐसी स्थिति में। ठीक है। अगला है, किस न्याय निर्णय में यानी केस लॉ में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना। शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य में ये कहा गया है। ठीक है। इस 5 स्वर्णिम सिद्धांत पारित किए गए हैं शरद बिरदीचंद शारदा विरुद्ध यानी बनाम या वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। तथ्य के ना साबित होने का अर्थ है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, और साबित कब माना जाता है, जब ये विश्वास कर ले कि वह अस्तित्व में है। और जब दोनों ही ना हो, ना साबित हुआ ना साबित हुआ, तो ये लिखा जाता है कि साबित नहीं हुआ। ठीक है। पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ मैं, उसको पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे आंसर आप सही दे देंगे। न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, यह अभिप्राय है ना साबित का। ठीक है। अगला है,
RM मलकानी, कितना बढ़िया केस है, सभी लॉ स्टूडेंट इसको जानते होंगे लगभग, जो नहीं जानता है वो आज जान लें। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? तो ये टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य की ग्राह्यता से संबंधित है। ठीक है, ये सुसंगत है और इसको जो है लिया जा सकता है। आता है 65, निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अधिक साक्ष्य नहीं माना गया है? ठीक है, तो वार्तालाप की टेप शपथ पत्र को सॉरी नहीं माना गया है, कई बार पढ़ चुके हैं अपन। बाकी सब चीज़ों को क्या है, साक्ष्य माना गया है। आता है 66, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य नहीं है? सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार होता है, वो क्या है, साक्ष्य नहीं है। मुख्य साक्षी का बयान साक्ष्य है, जब दस्तावेज भी है, इलेक्ट्रॉनिक CD, ये सब साक्ष्य है, लेकिन उसका ज्ञान और विचार जो है वो साक्ष्य नहीं है। अगला आता है 67, प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारणा के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है? केवल सूचनादाता की साक्ष्य की पुष्टि, मैंने पहले कहा था FIR का प्रयोग पुष्टि और खंडन के लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि A और B दोनों सही हैं। आता है 68, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाएगा कब? जब वह ना तो साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है, इसलिए D ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अगला है, कोई तथ्य जब ना तो ना साबित हुआ है और ना साबित हुआ है और ना साबित हुआ है, तब साबित नहीं हुआ कहाएगा? B ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ है कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया और ना साबित किया गया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है? असिद्ध नहीं किया गया है, बाकी साबित नहीं हुआ, ना साबित। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर जिसकी समझ में आ रहा है पूरा का पूरा, ये समझ लो कि वो है उसकी लॉ पे बहुत अच्छी कमांड है। ये बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ जिससे पूरा कानून चलता है, और ये समझ लो कि बहुत ही शानदार चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जो समझ पा रहा है एक ही बार में, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। अगला, और जो नहीं समझ पा रहा है वो पढ़े, पहले बुक से पढ़े, BR एक्ट से पढ़े या पिछला लेक्चर देखे, उसके बाद क्वेश्चन लगाए, बन जाएंगे। उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किया है सुसंगत तथ्य है, ये रिलेवेंट माना जाएगा। 72 ये कहती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत पदों की व्याख्या की गई है? ठीक है, तो ये धारा 4 में उपधारणा को जो है बताया गया है। ठीक है, याद रखना है आप। अगला है, अगला 74, व्हेनेवर इट इज प्रोविडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम ए फैक्ट। ठीक है, जब उपधारणा कर सकेगा आता है, तब क्या है, मे कॉल फॉर प्रूफ दैट फैक्ट। तो या तो उसको साबित मान लेगा या ये कहेगा कि आप जो है सबूत लेकर आइए। ठीक है, जब जहाँ पर ये प्रोवाइडेड है, जहाँ पर ये बताया गया है कि साबित उपधारणा कर सकेगा लिखा है, जहाँ पर मैं प्रिज्यूम है, चूँकि अगर सेल प्रिज्यूम है तो करेगा ही करेगा, और कंक्लूसिव प्रूफ है मतलब निश्चायक सबूत है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगला आता है, जहाँ की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय यहाँ से तथ्य को, ठीक है, क्या करेगा, साबित मानेगा, और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा, मान के ही चल रहा है क्योंकि करेगा लिखा है, वो कर सकेगा में अंतर है, उसके विवेकाधिकार, यहाँ विवेकाधिकार नहीं है। अगर सामने वाला खंडित नहीं कर पाता है तो फिर वो सही मान के उसको जो है चला जाएगा। भैया पहले लेक्चर देखो अगर नहीं आ रहा है समझ में तो। 76, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजम्पशियो जूरिस केवल, प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस केवल। तो ये दोनों ही जो मैक्सिमम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला है 77, विधि की अखंडनीय अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्द वाली व्यक्त किए गए हैं? तो निश्चायक सबूत में अखंडनीय अवधारणा।
जो उपधारणा करेगा वो भी खंडनीय है और कर सकेगा वो भी खंडनीय है, क्योंकि सामने वाले को मौका दिया जाता है कि आप साबित करो कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन निश्चायक सबूत में फिर मौका ही नहीं दिया जाता। एक तथ्य अगर साबित हो गया तो दूसरा अपने आप साबित मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अब लगातार जो है आएंगी। पूरा एविडेंस ख़त्म करके ही अपन जो है चैन लेंगे, OT भी पूरा लगा देंगे और जो है अपना पढ़ा भी पूरा लेंगे। presumption under the law of evidence are presumption of facts, presumption of law। तो सी बोथ A and B, तो A and B जो है दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। तो प्रजम्पशन ऑफ लॉ और प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट में अंतर है। पर जो बातें की गई हैं ऊपर ये प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट की, तथ्य की उपधारणा के बारे में की गई है। ठीक है, और ये जो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट है यहाँ पर विधि बताती है कि कर सकेगा, माने आपको ऐसा करना ही करना है, तो ये विधि की उपधारणा है। इस पर अलग से मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा कि क्या क्या है, सब बहुत ही समझने वाली बात होती है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है तो दोनों ही चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रजम्पशन ऑफ जो है लॉ। ठीक है, अगला आता है उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषता की उपधारणा को बताया है एक, क्या है ये, एक मानव अधिकार है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ठीक है, क्या है ये, मानव अधिकार है। आर्मेनिया प्रेसुमेंटल राइट एज एक्टा सूक्ति का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारण किया जाना, उचित अवधारण किया जाना या उचित अवधारित किया जाना। आर्मेनिया प्रेसुमेंटल राइट एज एक्टा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1 से 4 तक का पहले लेक्चर देखा और अब ये जो है हमने OT लगा ली है। अगला पढ़ेंगे, अगला OT लगाई। पर प्लीज़ 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 अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इंतज़ार करिए अगले वीडियो का।